नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। राम मंदिर विवाद 134 साल चला। 1858 ईस्वी में राम मंदिर कानूनी लड़ाई शुरू हुई थी। 134 साल पुराने मामले का फैसला सुनाने वाले जब सरकारी व्यवस्था का पोल खोलने लगे तो आपको विश्वास करना ही होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस न्यायमूर्ति की, यानी जस्टिस की जो राम मंदिर केस का निपटारा फैसला सुनाया था, इस विवाद का अंत कर दिया था। 134 साल पुराने मामले का उन्होंने निपटारा ही कर दिया, फैसला सुना दिया और मामला समाप्त हो गया। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल, जो पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे, अब ग्रीन ट्रिब्यूनल के वो ये जस्टिस हैं, चेयरमैन हैं। उन्होंने ही राम मंदिर पर फैसला दिया था और अयोध्या में रामलला की पूजा जो आज हो रही है, इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन जस्टिस अग्रवाल ने मोदी सरकार पर जिस तरह से निशाना साधा है, वह सुनकर मोदी भक्तों को सदमा पहुंच सकता है। मैं सुबह 6 समाचार पत्र मंगाता हूँ। ये कहना कि हम आज खाली डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बिलीव करते हैं, सही नहीं है। और मैं बहुत बिलीव करता हूँ और सारे समाचार पत्रों को बड़ा ध्यान से पढ़ता हूँ और करीब 1.5-2 घंटा सुबह लगाता हूँ। काफ़ी जानकारी मिलती है, दोनों तरफ की बातें सामने आती हैं। लेकिन हाँ, ये बात आवश्यक है और ये कहना पड़ता है कि कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आज हम ऊपर की बातें कहते रह जाते हैं और गहराई में नहीं जाते, परिस्थितियों का आकलन नहीं करते, समस्याओं का विश्लेषण नहीं करते और शायद उस तह तक नहीं जा पा रहे हैं जहाँ जाना चाहिए। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 11 वर्षों में देश ने चाहूँ एक किस्म के विकास की लहर देखी है। हमको ये भरोसा दिया गया है कि भारत को विकसित बनाने में मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस तरीके की अनेक बातों से हम जब अपने आप भरोसा महसूस करेंगे कि हम खुद कुछ कर सकते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। एक बड़ा अच्छा नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत उत्तम, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर कुछ मूलभूत जमीनी स्तर की समस्याओं की तरफ सोचें तो शायद अंदाजा होगा कि कहीं कुछ चूक रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? मुझे भी पूरा भरोसा है कि देश 2047 तक विकसित भारत हो सकता है, कोई बुराई नहीं। लेकिन जो थोड़ी बहुत कमियां महसूस हो रही हैं, जिसकी तरफ हम शायद नहीं ध्यान दे पा रहे, अगर उसको हम छोड़ देंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहाँ? प्राइवेट स्कूल में, जिसकी फीस मुझ जैसा आदमी भी आसानी से अफोर्ड नहीं कर सकता, या सरकारी स्कूल में, जिसके लिए अगर कहा जाए कि आप सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भेजिए तो आपका बच्चा कहता है मेरे को सजा दे रहे पिताजी, किस जन्मों के पाप कि मुझे सजा दे रहे हैं। माँ बाप से कहा जाए कि अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजिए तो माँ बाप को लगता है जैसे उनको डंडा मार दिया गया, गाली दे दी, ऐसा नहीं लगता आपको? तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन कहाँ? आयुष्मान योजना बहुत अच्छी योजना है, गरीबों को मुफ्त इलाज मिलेगा, लेकिन कहाँ?
प्राइवेट अस्पतालों में वो तो बहुत थोड़े से लोग जा पाते हैं, और सरकारी अस्पताल में आपके कितने लोग हैं जो सरकारी अस्पताल में जाने को तैयार हैं। किसी को कोई समस्या होती है तो आप तुरंत जो है मेदांता, मैक्स, फोर्टिस ये सब के लगाते हैं, जुगाड़ लगाते हैं कि मेरा इलाज कहाँ हो जाए। रिसोर्सेज हैं आपके पास में, आपके पास वहाँ पे जाने की क्षमता है तो आप पहुँच जाते हैं। लेकिन मेरे देश की जो बहुतायत जनसंख्या है वो बहुत गरीब है। हम उस देश में हैं जिसमें ये बात मानी जा रही है और सरकार भी चीख चीख के कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों, जिस देश में लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, अनाज खरीदने के लिए नहीं, और 80 करोड़ यानी 65 से 70% जनसंख्या, उसको हमको मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है। उस देश में हम ये सोचें कि ये लोग अच्छे स्कूल में विद्याध्ययन कर सकते हैं, अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं, और फिर हम इसके बिना विकसित भारत की कल्पना करें, ये आपको कैसा लगता है? और मन पे हाथ रख के बताइए, आप में से कितने लोगों ने इस बारे में सोचा है और अपनी कलम से इस पर लिखा है पिछले 5 साल 10 साल में? देखिए, अभी कुछ समय पहले सरकार ने बताया कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। सही है ना? मैंने अखबारों में पढ़ा। लेकिन 80 करोड़ लोगों को जिनको मुफ्त अनाज बांट रहे हैं उसमें कोई नहीं घटा। ऐसा नहीं है कि 25 करोड़ उसमें कम हो गए, वो जैसे का जैसा है। तो कौन गरीबी रेखा से अलग आ रहा है? ये विश्लेषण तो होना चाहिए ना। जिस देश में बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन, 3 किस्म की गरीबी की रेखाएं खींची जाती हो, उस देश में गरीबों की जनसंख्या कितनी होती है बताइए? अगर हम 140 करोड़ हैं, आधिकारिक संख्या किसी के पास इस समय उपलब्ध नहीं है। हमारे पास 2011 का सेंसस है, उसके बाद कोई फिगर नहीं है। हम रोज कभी 120 करोड़, 130 करोड़, 140 करोड़, 142 करोड़, जो बनना चाहता है कह देते हैं। चलिए 140 ही करोड़ बन गए, कम से कम 100 करोड़ जनता तो ऐसी है जो इसी 3 लाइनों के आसपास घूम रही है। 80 करोड़ को तो आप ही मान रहे हैं। अगर उनके पास अपने खाने की व्यवस्था नहीं है तो वो अपने बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कैसे करेंगे? हमारे संविधान ने प्राइमरी एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कक्षा 1 से कक्षा 8 तक मुफ्त देने का प्राविधान संविधान में शुरू में किया था कि सरकार ऐसा कानून बनाएगी जिससे इनको मुफ्त शिक्षा मिले। 1950 के बाद सन 2002 तक ऐसा कोई कानून बना नहीं, किसी सरकार ने नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने महीने जैन में ये इंटरप्रेट किया कि गरीबों का ये अधिकार है कि उनको प्राइमरी एजुकेशन मुफ्त मिले उनके बच्चों को। ये फैसला भी 1993 में हुआ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको 2-3 और जजमेंट में रिपीट किया। तब जाके सन 2002 में हमने संविधान में संशोधन किया, लेकिन उसे लागू नहीं किया। 2002 का संशोधन 2009 में लागू। 7 साल लगे संशोधन करने के बाद भी ये मन बनाने में कि इसे लागू करा जाए कि ना करा जाए। 2009 में लागू हो गया, कानून बन गया राइट टू एजुकेशन एक्ट। लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट कहाँ? जिस स्कूल में शिक्षक में पढ़ाने वाले अध्यापक नहीं है, जिन स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, किसी भी राज्य में चले जाइए, 2, 4, 10, 100, 50, 500 स्कूल ऐसे हो सकते हैं जिनकी गिनती में आप कह सकते हैं बड़े अच्छे हैं सरकारी स्कूल। लेकिन 99% सरकारी स्कूलों की स्थिति यह है कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं।
शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने जिस तरह का तंज कसा है वह हैरान करने वाला है। खासकर उत्तराखंड के सीएम धामी की तो नींद हराम हो जाएगी। कमाल की है, आज ही सुबह पेपर में मैं पढ़ रहा था, उत्तराखंड में एक स्कूल है, शायद हल्द्वानी नैनीताल के पास में, जिसमें एक ही बच्चा इम्तिहान में बैठा और वही फेल हो गया। और उस स्कूल में 7 टीचर हैं और 1 प्रिंसिपल है, और उसमें कुल 8 बच्चे पढ़ते हैं, कक्षा 5 में 2, कक्षा 1 में 2, कुछ तरीके से आगे बढ़ते हुए, और इम्तिहान के लायक 10वीं में एक ही बच्चा था, वो बैठा, उसे सबसे ज्यादा नंबर हिंदी में मिले हैं, और कितने 10, और बाकी में उससे भी कम थे। और प्रधानाध्यापक साहब ने यह कहा कि नहीं, सारे अध्यापकों ने बहुत मन लगा के इसको पढ़ाया था। मैं मानता हूं उनकी बात, मैं उनकी बात को कोई रोकता नहीं। वैसे भी हम तो मानते हैं कि हर शिक्षक सही बोलता होगा, लेकिन परिणाम क्या है? क्या ऐसे स्कूल में आप अपने बच्चों को भेजने की कल्पना कर सकते हैं? बताइए, कोई एक हाथ तो उठाए जो कहे कि हाँ मैं अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेज सकता। और अगर नहीं कर सकते तो ये मानना पड़ेगा कि जब तक इस देश में हम उस बहुतायत जनसंख्या के बच्चों को वो शिक्षा उपलब्ध ना करा सकें जो हम अपने बच्चों को कराते हैं, तब तक विकसित भारत का सपना साकार नहीं। जस्टिस अग्रवाल स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरह से सरकार पर हमला किया, उस तरह तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं किए थे। यानी 2047 तक कहा जाता है जो भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा, और ये बीजेपी के कार्यकर्ता हो या नेता हो, इसकी बहुत बड़ी वो वकालत करते हैं। देखिए, आप जस्टिस सुधीर अग्रवाल की बात सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। चाहे कुछ हो, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? इसका एक तरीका हो सकता है कि सारे अधिकारियों को, सारे जजों को, सारे राजनीतिक मंत्री, विधायक, सांसद वगैरह जिनके बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हों, उनके लिए ये आवश्यक कर दिया जाए कि अपने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें। अगर वो सरकारी स्कूल में जाएंगे तो शाम को अपने पिताजी को आगे बताएंगे कि फलाना टीचर आता नहीं है, वॉशरूम इतना गंदा है, क्लास टूटी हुई है, कुर्सी मेज है नहीं, और अगले दिन या 2 ही दिन में व्यवस्था हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जब चपरासी और कलेक्टर का बच्चा एक ही स्कूल में एक समान शिक्षा पाएगा, तभी हम विकसित भारत का सपना देख सकते हैं, वरना कोई दूसरा तरीका नहीं, और ये आपको करना पड़ेगा। बात मैं उसको लंबे में कह सकता हूँ, लेकिन मैं समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा शॉर्ट में अपनी बात कह रहा हूँ। और दूसरी बात पर आता है स्वास्थ्य शिक्षा के लिए हम तभी तो जा पाएंगे जब हम स्वस्थ हों शारीरिक रूप से। अब गांव में जो स्थिति है, शहरों में गंदगी का हाल क्या है? आप दिल्ली जैसी जगह में रहते हैं जहाँ 3 कूड़े के पहाड़ हैं, आपने देखा होगा, बलसवा चले जाइए, गाजीपुर चले जाइए, है ना, यहाँ गुड़गांव में क्या कह रहे हैं, वहाँ भी भरा पड़ा है। इसी तरीके से लाखों टन कूड़ा इकट्ठा है। किसी सड़क पे चले जाइए, बरसों से सफाई नहीं होती। मैं एनजीटी में हूँ, मेरे पास मुकदमा चल रहा है। सन 21 में मैं आया था यहाँ पे, तब बताया गया कि 2 साल में हम इसको साफ कर देंगे। अब तो सन 25 आ गया, मेरा रिटायरमेंट होने में आ गया, और आप देखिए पहाड़ बढ़ गए, घटे नहीं। ये तो दिल्ली की हालत है। सोचिए बाकी जगह क्या स्थिति होगी। ऐसी जगह पर जहां हम शहरों की सफाई नहीं कर पा रहे, शहरों को स्वस्थ नहीं कर पा रहे, वहां गांव में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उनके यहाँ वायु उतनी प्रदूषित नहीं है जितनी हमारे दिल्ली में है। हवा बड़ी साफ है,
लेकिन जब बीमारी होती है तो बीमार आदमी को तुरंत उपचार नहीं मिलता। गाँव में आज भी झोला छाप डॉक्टर ही बैठे हैं जो डॉक्टर नहीं है, आप जानते हैं, है ना, और वही इंजेक्शन भी लगाते हैं, वही बोतल भी चढ़ाते हैं, वही सब काम करते हैं। उसमें मरीज निपट जाए तो उनकी बला से उन्हें अगर सरकारी हर देखिए हर जगह सरकारी अस्पतालों की 4 श्रेणी है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर और स्पेशलिस्ट सेंटर जैसे मेडिकल कॉलेज वगैरह। प्राइमरी हेल्थ सेंटर लगभग हर पंचायत लेवल पर उपलब्ध है, लेकिन डॉक्टर ही नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं जानता हूं, वहां 60% पोस्टें डॉक्टरों की खाली है सरकारी अस्पतालों में। जब डॉक्टर ही नहीं होगा तो इलाज कौन करेगा? यही वजह है कि हम और आप अगर किसी वजह से हमें अस्पताल जाना पड़ता है तो हम सरकारी अस्पताल जाने के नाम पे काम जाते हैं। और कहाँ जाते हैं? जहां हमारी क्षमता हमें ले जाती है। इसका मतलब यह है कि मेरे देश की बहुसंख्यक जनसंख्या जो प्राइवेट अस्पतालों को अफोर्ड नहीं कर सकती, उसको ये दंश झेलना पड़ रहा है। उसके लिए अच्छा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध जो है बिल्कुल नहीं है। यानी उसको बीमार पड़ के एक खतरा मोल लेना ही है कि भाई जिंदा बच गए तो तुम्हारी किस्मत, वरना हमने तो पूरी व्यवस्था करी थी, है ना। तो स्वास्थ्य के लिए हमें हर सरकारी अस्पताल को भी उस स्तर का बनाना पड़ेगा जहां कल को अगर हमें जरूरत पड़े तो हम भी जाएं, वो भी जाएं। क्या वजह है कि हम 90-95% लोगों को जो ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको सजा दें? उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों? तीसरी बात, आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।